ओम जी प्रणाम। मेरा नाम संदेश देशमुख, आप सभी को मेरा प्रणाम है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आचार्य जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उनको वंदन करते हुए आज ये रेसिपी क्लास हम चालू करते हैं। तो सर्वप्रथम आप कौन से भी एक आसन का चयन करना, अपने आंखें कोमलता से बंद कीजिए। आंखें कोमलता से बंद करते समय अपने माता पिता को याद करते, ईश्वर को याद करते हुए गहरी सांस लेना है। अपने दोनों भी हाथ आपस में रख कीजिए। धीरे धीरे अपने चेहरे के ऊपर दोनों भी हाथ आप लगा देना और कोमलता से अपने आँख धीरे धीरे खोल देना। तो जब भी आपको जैसे एंजाइटी वगैरह हो जाती है, डर लगता है, शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, तो 2-3 मिनट आप मेडिटेशन, ओम चांटिंग कर सकते हो। तो इंसान को जीने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको 2 मिनट भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो हमें ऑक्सीजन के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ओम चैंटिंग में हम गहरी सांस लेते हैं, 3 सेकंड उसको रुकाना है कम से कम, फिर धीरे धीरे हम उसको बाहर छोड़ते हैं। यानी हम जितना भी ऑक्सीजन लेते हैं वो पूरा ऑक्सीजन हम अपने शरीर के लिए उसका यूज करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो देख लेना, कछुआ 1 मिनट में 4 से 5 बार सांस लेता है सिर्फ, लेकिन उसकी आयु कम से कम 200 साल है। तो हम इंसान 22 से 25 टाइम हम ऑक्सीजन लेते हैं। नॉर्मली ऑक्सीजन हम लेते हैं तुरंत छोड़ते हैं, लेते हैं तुरंत छोड़ते हैं। तो आयु बढ़ाना है और शरीर निरोगी रखना है, तो उसके लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। तो आप जितना मेडिटेशन करोगे, कौन सा भी रोग हो, रोग दूर करने के लिए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा लेना बहुत ज़रूरी है। स्वामी जी महाराज हमेशा बोलते हैं, आप बेड पे भी सोए हो ना तो अनुलोम विलोम कर लेना, ऑक्सीजन लेवल हमेशा बढ़ता है। कोई भी रोग हो, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मस्तिष्क को ऊर्जा मिलना चाहिए, मस्तिष्क को चेतना मिलनी चाहिए। कब मिलेगी? जब आप अनुलोम विलोम, प्राणायाम, भ्रामरी चैंटिंग करोगे। रोगों को ठीक करना बहुत आसान है, लेकिन हम रोग खुद बढ़ाते हैं। तो ये क्लास में हम यही देखेंगे कि रेसिपी क्लास में क्या खाना है, कौन से रोगों में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, वो आने वाले 1 घंटे में मैं आपको पूरा बता दूंगा। तो जैसे कि हम भोजन करते हैं, कोई भी इंसान दिन में कम से कम 3 बार भोजन करता है। तो भोजन करने का समय फिक्स होना चाहिए। सुबह अगर आप उठते हो, ब्रेकफास्ट का समय
फिक्स होना चाहिए, दोपहर का लंच का समय फिक्स होना चाहिए, इवनिंग का स्नैक्स आप अगर लेते हो तो उसका भी समय एक फिक्स होना चाहिए, और रात्रि का भोजन का समय भी फिक्स होना चाहिए। सूर्यास्त होने के बाद जैसे सूर्य देवता सूर्यास्त हो जाता है तो उसके बाद भोजन करना भी नहीं चाहिए, तो उससे पहले ही हमें भोजन करना चाहिए। जैसे कि हम अगर रात को सूर्यास्त होने के बाद अगर हम भोजन करते हैं तो हमारी अग्नि कम हो जाती है शरीर की, यानी क्या कि हम खाना डाइजेस्ट बहुत कम समय तक करेंगे, यानी जो एसिड हमारे शरीर में होता है, पित्त होता है, अम्ल होता है, अग्नि होती है, वो इतना काम नहीं करती, तो हमें टाइम टू टाइम सारी चीजें करनी है तो कोई भी रोग नहीं होता। स्वामी जी महाराज जी बोलते हैं कि सुबह 4 बजे उठो तो आधे लोग ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, उसके बाद योगा करो, बाकी के आधे लोग ठीक हो जाएंगे। तो यही रूटीन हमें अपने जीवन में करना है। तो जैसे कोई भी चिड़िया देखो, पंछी देखो, जानवर देखो, सुबह 4 बजे उठते हैं, लेकिन हमारी लाइफ ऐसे हो गई कि हम 2 से 3 बजे सोने चले जाते हैं। सोने का भी सही टाइम है 9 बजे के पहले ही सोना है, 9 से लेके 4 के बीच यही टाइम सोने का है, तो उससे सबसे ज्यादा बेनिफिट हमारे शरीर को मिलते हैं। तो ये आपको अपने जीवन में ये सारी चीजें इजीली करनी है, और जो भी अपने आने वाले जनरेशन है उनको भी आप सिखा सकते हो। तो जैसे भोजन क्या खाना चाहिए, तो प्राकृतिक यानी निसर्ग में जो भी भोजन मिलते हैं तो वही हमें भोजन करना चाहिए। तो जैसे कि निसर्ग में फ्रूट्स है, सब्जियां होती है, ठीक है, फल होते हैं, हरी सब्जियां होती है, बीज होते हैं, उसके बाद वनस्पतियां होती है, तो इसका ही यूज करना है हमें। अगर हम जैसे कि प्रोडक्शन करने से या केमिकल डालने के बाद जो भी हम भोजन खाते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करना है, फ्रोजन फूड्स का भी इस्तेमाल नहीं करना है, हमें फ्रेश खाना है। ऐसे दुनिया में बहुत सारे कम देश हैं कि जिनको फ्रेश खाना मिलता है। हमें सुबह अगर किसान ने सब्जी निकाली खेत में से तो हमें शाम को मिल जाती है। आप बड़े बड़े देशों में जाके देख लेना, सारा फ्रोजन फूड्स मिलता है। अगर अमेरिका में देख लेना, यूके में देख लेना, यूरोप में देख लेना, अगर एक बार वो प्रोडक्शन निकालते हैं तो कम से कम 5-6 दिन के बाद उनको सब्जियां मिलती है। तो यही हमें खाना है, कोशिश करना है कि फ्रेश खाना है। तो प्राकृतिक आहार के 4 नियम हैं। अगर कोई भी इंसान ये 4 नियम अच्छे से फॉलो करता है तो आने वाले जीवन में, आने वाले भविष्य में उस इंसान को कोई भी रोग नहीं होता। तो पहला नियम है जीवित खाना। 4 नियम है, तो उसमें पहला नियम है जीवित, दूसरा नियम है पूर्णता, तीसरा नियम है रस भरे फल, और चौथा नियम है हरे सब्जियां। ये कोई भी इंसान, कोई भी रोग होने दो, यही भोजन करना चाहिए। तो जीवित खाने में, जैसे कि जीवित खाने में आप क्या खा सकते हो, स्प्राउट्स, किसी भी सीड्स को यानी किसी भी बीज को अंकुर आने के बाद वो अंकुर हमें खाने हैं, उस बीज को हमें खाना है। तो जैसे कि एक उदाहरण बता देता हूं आपको कि अगर मूंग को हम पानी में भिगाते 8 घंटा और एक दिन उसको वैसे ही रखते हैं तो उसको अंकुर आ जाता है। यानी क्या, उस मूंग में जो भी विटामिन है, जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी मिनरल्स है, वो डबल हो जाते हैं। किस वजह से? पानी की वजह से। पानी जीवित है, पानी जीवित है। हमें जीने के लिए ऑक्सीजन, पानी और भोजन
ये बहुत जरूरी होता है। तो ये तीनों भी चीजें जीवित होती है। तो देख लेना, कोई भी पौधे को अगर हम पानी देते हैं तो पौधे को क्या चाहिए, पानी की आवश्यकता है। और सॉइल यानी मिट्टी, मिट्टी में सबसे ज्यादा जीवन सत्व है। तो जीवन सत्व किसी के भी शरीर में कम है ना, तो मिट्टी से जुड़ना बहुत जरूरी है। मिट्टी में चलना, मिट्टी में खेलना, तो ऑटोमेटिक जीवन सत्व कम होना, शरीर में जो भी प्रॉब्लम्स है जीवन सत्व के, तो वो प्रॉब्लम्स कम होना चालू हो जाते हैं। जीवन सत्व हमें सबसे ज्यादा मिट्टी से मिलते हैं। तो जैसे कि उदाहरण तौर पे मूंग को हम पानी में भिगाते हैं, फिर उसको अंकुर आता है एक दिन में, तो अंकुर आए हुए बीज हमें खाने चाहिए। यानी इंसान भोजन के लिए पैसे लेते हैं भोजन के लिए, लेकिन अगर आप घर पे भी भोजन बनाते हो तो भी ग्रोसरी के लिए पैसे लेते हैं, वेजिटेबल्स के लिए पैसे लेते हैं। तो वो पैसे अपनी सेहत के लिए लगने चाहिए। यानी हम एक बाइक लेते हैं, उसके ऊपर भी बहुत रिसर्च करके वो बाइक लेते हैं, उसका एवरेज देते हैं, उसका मेंटेनेंस है क्या वो देखते हैं, कंपनी कौन सी है वो देखते हैं, कितने साल वो चलेगी वो देखते हैं। तो हमें भोजन में ही ये सारी चीजें देखनी बहुत जरूरी है। तो जितना आप बीज खाओगे, यानी कि आप सीड्स खाओगे, लेकिन उसको अंकुर आने चाहिए, तो आपके शरीर के विटामिन, मिनरल्स और न्यूट्रिशन ये डबल हो जाएंगे। अगर आप वैसे ही मूंग खाते हो, यानी कच्चा मूंग, फिर उसको आप बॉईल करोगे, बॉईल करने के बाद आधे जीवन सत्व तो पानी में ही चले जाते हैं। तो आपने खाया क्या, जो नहीं खाना चाहिए था वो हमने खाया, फिर हमारे शरीर के फैट्स बढ़ते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, और विटामिन, मिनरल्स और न्यूट्रिशन की हमें कमी हो जाती है। तो कोई भी चीज, जैसे आप अगर भोजन करते हो, सुबह दोपहर में भोजन करते हो, तो एक दिन पहले ही भोजन का नियोजन करना है। जैसे आज हमें लंच करना है दोपहर में, तो एक दिन पहले ही हमें अपने भोजन का मैनेजमेंट करना है। यानी हमें क्या खाना है, आज दूसरे दिन सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, तो वैसे सारी चीजें अरेंज करके रख देनी है। तुरंत कोई भी खाना नहीं बनाना है। जैसे कि हम दाल चढ़ाते हैं, कुकर लिया, कुकर में दाल डाली, पानी डाला, नमक डाल दिया, उसको 4-5 सीटी ले ली, तो उस दाल में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? अगर आप कुकर में इस्तेमाल करते हो भोजन बनाने के समय, अगर आप कुकर का इस्तेमाल करते हो तो 20% ही जीवन सत्व उसमें रहते हैं। यानी आपने मूंग, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आपको बताया उदाहरण तौर पे मूंग लिया, तो मूंग का जीवन सत्व ही कम हो जाता है। तो हमने क्या खाया, कचरा खाया, तो नहीं खाना था वही हमने खाया। तो इसीलिए फैट्स बढ़ते हैं, वेट बढ़ता है, वीकनेस आता है, ठीक है, बाल झड़ जाता है, क्योंकि शरीर में न्यूट्रिशन ही नहीं, विटामिन ही नहीं, जो हमें चाहिए वो मिलता ही नहीं। पुराने जमाने में कहाँ पे कुकर थे, नहीं थे। अभी भी देख लेना, गाँव में जाके लोग क्या करते हैं कि बीज को पहले सुखाते हैं, उसको अंकुर आने देते हैं, फिर उसको बाद खाते हैं। अंकुर आई हुई चीजें क्यों खानी है, बीज क्यों खाने हैं, क्योंकि उसकी प्रोसेस चालू हो जाती है, वो उसके जनरेशन इस पृथ्वी के ऊपर लाने की कोशिश करता है, यानी उसके जीवन से तो और भी बढ़ जाता है। लाइफ सर्कल हमें मालूम है कि वो सर्कल उसकी चालू हो जाती है। तो हमें वैसे ही भोजन करना है। कैसे? जीवित, यानी क्या, जैसे मूंग को हमने पानी में रखा, उसको पानी देते रहे तो उसका पौधा बन जाता है। 2-3 महीने के बाद उसी मूंग से बड़ा पौधा बन जाता है, उसी पौधे से फिर हमें बहुत सारे मूंग मिलते हैं। तो ये हो गया आपका जीवित खाना। नूडल्स वगैरह नहीं खाने, ठीक है, बिस्किट नहीं खाने, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। छोटे बच्चों को भी, छोटे बच्चों को जैसे चश्मा लग जाता है, नंबर लग जाता है, ठीक है नहीं,
न्यूट्रिशन की कमी। तो यही रीजन है हिंदुस्तान में छोटे बच्चों, 3, 4, 5 साल के बच्चों को चश्मा लग जाता है। हिंदुस्तान ऐसा देश है कि सबसे ज्यादा विटामिन ए यहाँ पे मिलता है, सबसे ज्यादा। गाजर, गुड़, सबसे ज्यादा पीनट, मूंगफली, सबसे ज्यादा विटामिन ए मिलता है। तो हमने ये खाना हम भूले, हमें स्नैक्स खाना पसंद है। तो स्नैक्स बिल्कुल नहीं खाना है, घरों में अपने ये सारी चीजें नहीं लानी है। जैसे वेपर्स वगैरह मिलते हैं बाहर, ठीक है, बहुत बड़े बड़े कंपनियां मार्केटिंग करते हैं, लेकिन उस खाने में जहर होता है। उसमें होता है फैट, उसमें होता है शक्कर और उसमें होता है नमक। ये 3 व्हाइट केमिकल है। तो ये 3 व्हाइट केमिकल से हमें बचना है। अगर आपकी इच्छा नहीं है, जैसे आपके सामने अगर वेपर्स रखे, तो अगर आपकी इच्छा नहीं है तो भी आप एक खा लोगे उसको, लेकिन वो धीरे धीरे पूरा खत्म करोगे। क्यों? क्योंकि आपके जबान को वो टेस्ट लग गई है। तो ये तीनों भी व्हाइट केमिकल है, नमक, उसके बाद शक्कर और उसके बाद फैट। ये तीनों भी हर स्नैक्स जो भी हमें मिलता है उसमें यही तीनों चीजें होती है। जो पैकेट में जो भी इंस्टेंट हम खाते हैं उसमें यही सारी चीजें होती है। तो आप उसको बार बार खाएं तो उससे कुछ भी नहीं मिलेगा शरीर में, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होना चालू हो जाएंगे। दूसरा नियम है पूर्णता। पूर्णता में, पूर्णता यानी होलसम। तो आप जो भी खाते हो उसमें पूरी ऊर्जा होनी चाहिए, पूरी चेतना होनी चाहिए। जैसे कि पूर्णता में उदाहरण तौर पे आप खा सकते हो देसी गौ माता का दूध। देसी गौ माता का दूध आप ले सकते हो। भैंस का दूध नहीं लेना है, ठीक है। भैंस के दूध से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, मेंटली प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। भैंस का दूध सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका यही मिलता है। बाकी कहीं पे भी आपको भैंस का दूध नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे, अगर आप कंटिन्यू भैंस का दूध पीते हो तो उससे सोचने की शक्ति भी कम हो जाती है। इतना जबरदस्त इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर काम करता है। तो पूर्णता में आप ले सकते हो देसी गौ माता का दूध, जिसे A2 मिल्क हम कहते हैं, कि सबसे ज्यादा उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के सारे जीवन सत्व है। उसके बाद कोकोनट मिल्क, कोकोनट मिल्क हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, ये भी आप पूर्णता में ले सकते हो। ड्राई फ्रूट्स भी आप इजीली खा सकते हो। तो ये सारी चीजें आपकी पूर्णता में आती है। तीसरा नियम है प्राकृतिक आहार का। तीसरा नियम है रस भरे फल। तो रस भरे फल आप कौन से भी खा सकते हो। जिनको आर्थराइटिस के प्रॉब्लम्स है उन्होंने खट्टे फल नहीं खाने, जैसे कि ऑरेंज हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ये खट्टे फल नहीं खाने। तो स्वामी जी महाराज बोलते हैं कि जिनको आर्थराइटिस के प्रॉब्लम्स है उनको खट्टे चीजें यानी पॉइजन है, तो खट्टे चीजों से हमें बचना है। जैसे दही हो गया, ठीक है, ये भी आप नहीं खा सकते। तो जिनको डायबिटीज है तो उन्होंने मीठे फल नहीं खाने, जैसे कि चीकू हो गया, चीकू मीठा है, केला भी मीठा है, तो ये चीजें नहीं खानी। चौथा नियम है रस भरे फल। रस भरे फल यानी क्या कि तीसरा नियम हमने देखा कि रस भरे फल, और चौथा नियम है हरे सब्जियां। तो जो भी किसान सब्जी उगाते हैं तो उसमें हरे सब्जियां का सबसे ज्यादा हमें इस्तेमाल करना है। खाना बनाने के टाइम कोई भी खाना अगर आप बनाते हो तो उसको 3 घंटा पहले हमें खाना है। तो खाने को बार बार गर्म नहीं करना है बिल्कुल भी। जो भी हरी सब्जी आप लेते हो, जैसे कि मेथी हो गया, मेथी की सब्जी, हरी सब्जी, पालक की हरी सब्जी, तो इनको एक ही बार गर्म करना है, उनको बार बार नहीं गर्म करना है, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे जो भी जीवन सत्व है उनको अगर आप बार बार गर्म करोगे तो जीवन सत्व सारे चले जाते हैं।
हरे सब्जियां, जब भी आप सब्जियां बनाते हो तो उनको आपको क्या करना है कि हाफ बॉईल करना है, पूरा नहीं पकाना। सब्जियां जैसे ककड़ी हो गई, गाजर हो गया, ठीक है नहीं, तो हम तो इसको ऐसे खा सकते हैं, उसको पूरा नहीं पकाना है, उसको थोड़ा सा 50% ही पकाओ, तो बाकी हम उसको आराम से खा सकेंगे। तो जीवन सत्व भी मिलेंगे, न्यूट्रिशन भी मिलेंगे और मिनरल्स भी हमें मिलेंगे। तो ये है प्राकृतिक आहार के 4 नियम, तो इसको आप घर पे जरूर फॉलो कर लेना। उसके बाद है कि काढ़े कैसे बनाते हैं, कि जैसे आपको सुबह यहाँ पे काढ़े दिया जाता है 7:30 बजे, तो 7:30 से लेके फिर आपके काढ़े चालू हो जाते हैं। तो काढ़ा बनाने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, आप घर पे इजीली इसको बना देना। कौन सा भी काढ़ा अगर आपको डॉक्टर्स ने लिखे दिए हैं तो उसको आप इजीली ठीक कर सकते, यानी इजीली आप घर पे बना सकते हो और आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आप घर पे भी ठीक कर सकते हो। तो जैसे कि आपको काढ़े बनाने हैं, तो काढ़ा बनाने के समय आपको 3 गिलास पानी लेने हैं। 3 गिलास पानी लेके उसमें जो भी आपको वनस्पति का काढ़ा बोला है पीने के लिए, तो उसमें 10 ग्राम वनस्पति लेनी है। फिर उस पानी को अच्छे से गर्म करना है वनस्पतियों के साथ और उसका 1 गिलास में उसका रूपांतर करना है। तो वो 1 गिलास छान के उसको फिर हम गरम हमें पीना है। तो ये हो गया आपका काढ़ा बनाने का प्रोसेस। आपको समझ में आ रहा है काढ़ा कैसे बनाना है? 3 गिलास पानी लेना है, उसमें 10 ग्राम वनस्पति डालनी है और उसको अच्छे से बॉईल करना है। जब 1 गिलास पानी बचेगा तब अपना काढ़ा रेडी हो गया, फिर उसको छान के उसको गरम पीना है। तो जैसे दिन भर अगर आपको काढ़े हैं तो जैसे 7:30 बजे अलग काढ़ा है, 2 बजे अलग काढ़ा है, 5 बजे अलग काढ़ा है। अगर आप ऑफिस में जाते हो तो एक छोटा थर्मस आता है, उसमें आप बना के लेके जा सकते हो, ठीक है? तो ये आप आराम से वहां पे पी सकते हो अगर आप ऑफिस को जाते हो। अगर घर में है तो लाइव बनाओ, उसी टाइम आप पी लेना। उसके बाद पे होता है, पे यानी सुबह आपको 5 बजे जो भी काढ़े दिए जाते हैं वो काढ़ा नहीं होता, वो होता है पे। तो ये पे हल्का सा गर्म किया जाता है, हल्का सा गुनगुना दिया जाता है आपको, क्योंकि ठंडी का मौसम है इसलिए। तो पे बनाने का भी प्रोसेस है। तो पे कैसे बनाते हैं? तो इसमें आपको 1 लीटर पानी लेना है और 20 ग्राम वनस्पति लेनी है। तो ये होगा आपका सेकंड टॉपिक, पे कैसे बनाते हैं। तो इसमें पानी लेना है 1 लीटर और वनस्पति लेनी है 2 लीटर। जैसे कि आपके डाइट चार्ट में मॉर्निंग 5 बजे जो भी आपको लिखे दिया है डॉक्टर्स ने, वैद्यों ने, तो उसमें वो आपका पे होता है। तो 5 बजे का पे हमें ऐसे बनाना है, 1 लीटर पानी और 20 ग्राम वनस्पति उसमें डाल के रात में, जैसे कि आप 10 बजे सोने जाते हो तो उसी टाइम उसको रात को पानी में डाल के छोड़ देना है, यानी अगले दिन उसको छान के आप वो पानी पी सकते हो। उसके बाद जैसे दिन भर आपको पानी पीना है, आयुर्वेदिक पानी पीना है, तो उसका भी एक प्रोसेस होता है। अगर आपको 3 लीटर पानी डॉक्टर ने बोला है कि पीने के लिए दिन भर आयुर्वेदिक पानी, जैसे कि जिनको डायबिटीज है उनको एंटी डायबिटीज वाटर दिया जाता है, गीलर का पानी दिया जाता है, कुटकी का पानी दिया जाता है, चिरायता का पानी दिया जाता है। तो ये ऐसे ही आयुर्वेदिक पानी आपको दिए हैं, आपके किट में एक बॉटल है, उसमें आप हर दिन पीते हो। तो ये पानी भी 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर ऐसे डॉक्टर्स देते हैं। तो जिनकी क्षमता है पानी 3 लीटर पीने की तो उनको 3 लीटर देते हैं। जिनके लीवर के प्रॉब्लम्स है
तो उनको 1-1.5 लीटर पानी देते हैं। तो अगर 3 लीटर पानी पीना है पूरे दिन भर के लिए, तो 3 लीटर पानी रात को हमें 10 बजे सोने से पहले पानी लेना है, 3 लीटर पीने का। उसमें 60 ग्राम वनस्पति डालनी है। वनस्पति कौन सी डालनी है कि जो आपको डॉक्टर ने कहा है कि दिन भर यही पानी पीना है। जैसे कि जिनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको अर्जुन दालचीनी का पानी बोलते हैं डॉक्टर्स, तो वो अर्जुन दालचीनी का पानी आपको दिन भर पीना है। यानी क्या कि अर्जुन की छाल और अर्जुन दालचीनी ये दोनों भी वनस्पति लेनी है 60 ग्राम, तो 30 ग्राम करके 1 लीटर में वो पानी आप डाल सकते हो। उसके बाद आपको जूसेस भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो क्यू काढ़ा, काढ़े का नाम है क्यू काढ़ा। क्यू काढ़ा यानी क्या कि जिनको लीवर प्रॉब्लम है, जिनको लीवर डिटॉक्स करना है या फैटी लीवर के प्रॉब्लम से या लीवर की लास्ट स्टेज है, तो उनको ये काढ़ा दिया जाता है। काढ़े का नाम है क्यू काढ़ा। तो उसमें कायाकल्प और सर्वकल्प ये 2 वनस्पतियों का इस्तेमाल किया जाता है हमारे फैटी लीवर क्लीन करने के लिए और लीवर संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम्स हम लीवर के इजीली दूर कर सकते हैं। तो इसमें भी काढ़ा कैसे बनाते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया है कि 5 ग्राम सर्वकल्प और 5 ग्राम कायाकल्प लेके 3 ग्लास लेना है, उसको अच्छे से बॉईल करना है और उसमें बॉईल करने के बाद फिर उसको हमें अच्छे से छान के उसको पीना है। उसके बाद है Q1 काढ़ा। Q1 काढ़ा यानी एंटी आर्थराइटिस काढ़ा, जिनको वात संबंधी प्रॉब्लम से, जॉइंट पेन है, आर्थराइटिस के प्रॉब्लम से, तो उनके लिए ये काढ़ा है। या शरीर में पेन है तो उनके लिए काढ़ा दिया जाता है। तो एंटी आर्थराइटिस काढ़े में आपको पहली वनस्पति लेनी है निर्गुंडी 2 ग्राम, पारिजात 2 ग्राम, ब्लैक सॉल्ट 2 ग्राम, अदरक 2 ग्राम और मेथी दाना 2 ग्राम। तो ये सारी चीजें 10 ग्राम हो जाती है। हमारा काढ़ा बनाने का प्रोसेस ही है कि 10 ग्राम वनस्पति लेनी है और 3 ग्लास पानी लेना है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। निर्गुंडी 2 ग्राम, निर्गुंडी 2 ग्राम, पारिजात 2 ग्राम, पारिजात 2 ग्राम लेना है, काला नमक 2 ग्राम लेना है, मेथी दाना 2 ग्राम लेना है और अदरक 2 ग्राम लेना है। तो ये हो गया आपका एंटी आर्थराइटिस काढ़ा। उसके बाद है Q2 काढ़ा। Q2 काढ़े का नाम ही है Q2 काढ़ा। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो ब्लड प्रेशर और हृदय संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने के लिए, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, ब्लॉकेज है या हार्ट अटैक आगे चला गया है या भविष्य में कभी हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए, इसके लिए ये काढ़ा है। तो जिनको भी बीपी के प्रॉब्लम्स है उनके लिए भी ये आप काढ़ा पी सकते हो। तो इसमें Q2 काढ़ा ब्लड प्रेशर और हृदय संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने के लिए। तो इसमें आपको वनस्पति लेनी है अर्जुन छाल 2 ग्राम, अर्जुन की छाल लेनी है 2 ग्राम, मुलेठी लेनी है 2 ग्राम, अर्जुन छाल 2 ग्राम, मुलेठी 2 ग्राम, तुलसी के पत्ते 15 से 20,
दालचीनी की लकड़ियां भी लेनी है आपको। दो तुलसी के पत्ते 15 से 20 आप ले सकते हो। दालचीनी की लकड़ी आप ले सकते हो 3 से 4। कटेली आपको लेना है 2 ग्राम। कटेली वनस्पति आती है। ये जो भी वनस्पतियां हैं आपको पतंजलि स्टोर में उपलब्ध हो जाएंगी। तो आगे है जिनको कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं, ओबेसिटी है, वेट ज्यादा है, तो उनके लिए है Q3 काढ़ा। काढ़े का नाम है Q3। ये पहले बताया किसने? Q3 काढ़ा। तो Q3 काढ़े में आप ब्रैकेट में लिख सकते हो ओबेसिटी यानी ओवरवेट, जिनका वेट ज्यादा है, फैट ज्यादा है, और कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम्स है। खाना खाते हैं, खाना हजम नहीं होता, या खाना हम खाते हैं और तुरंत खाना बाहर आ जाता है, यानी दस्त लग जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए Q3 काढ़ा है। तो इसमें आपको पहले लेना है त्रिफला चूर्ण 5 ग्राम। त्रिफला चूर्ण 5 ग्राम, 3 ग्राम कालमेघ 3 ग्राम कालमेघ, 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण और 3 ग्राम अजवाइन। 3 ग्राम अजवाइन। तो ये काढ़ा आपको 3 ग्लास पानी में ये सारे सभी वनस्पतियां मिक्स करके फिर इसको अच्छे से उबाल के 1 ग्लास होने के बाद इसको छान के आप पी सकते हो, और ओबेसिटी कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम से आप दूर रह सकते हो। त्रिफला चूर्ण पिताजी 5 ग्राम लेना है, 3 ग्राम कालमेघ लेनी है और 3 ग्राम लेना है अजवाइन। आगे Q4 काढ़ा। किसी को कोलाइटिस संबंधी प्रॉब्लम है, कोलाइटिस, तो आप लिख लेना Q4 काढ़ा, ब्रैकेट में लिखना कोलाइटिस। इसमें आपको लेना है बेल का चूर्ण आता है, 5 ग्राम बेल का चूर्ण और 3 ग्राम मोटी सौंफ आती है, 3 ग्राम मोटी सौंफ लेनी है। हरी सौंफ हम खाते हैं ना, खाना खाने के बाद हरी सौंफ होती है, तो वो मोटी सौंफ लेनी है। और 3 ग्राम आपको लेना है कुटर्स। हर्निया संबंधी किसी को प्रॉब्लम्स है, हर्निया, तो आगे आप काढ़े का नाम लिखना है एंटी कोल्ड काढ़ा। यानी जिनको भी सर्दी होती है, खांसी होती है, उसके लिए ये काढ़ा है। तो कोई भी दवाई खाने की हमें जरूरत नहीं है, कोई भी रोग हो, सर्दी खांसी बुखार होने दो, हम ये काढ़े बना के हम निरोगी और स्वस्थ हमेशा रहेंगे, ठीक है। जैसे सर्दी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, मेडिकल में जाके टैबलेट्स लेते हैं, तो वो टैबलेट्स मेडिकल के ऊपर भी लिखा है मेडिसिन एंड ड्रग्स, तो हमें ड्रग्स नहीं लेने, हमें हमारे रोग खुद ठीक करने हैं। तो हमारे घरों में जो हमारे किचन में जो भी मसाले हैं उससे बहुत सारे रोग ठीक हो जाते हैं, तो उसी का ही हमें इस्तेमाल करना है। तो जैसे आप मेडिकल में जाते हो या सर्दी हो गई हमें, जैसे कि आपने उनको बता दें कि सर्दी हो गई तो एक स्ट्रिप दे देते हैं, वो बोलते हैं कि 3 दिन आप खाओ। तो 3 दिन का डोज यानी आपके शरीर में कितना केमिकल गया है, कितना एसिड गया है, ऑलरेडी हमारे शरीर में पहले से एसिड है, यानी क्या अग्नि खाना हजम करने के लिए अगर वो ज्यादा हो गया तो वही पूरा एसिड हमारे
शरीर में बनता है, यानी हमारे अन्न नलिका में बनता है, वही एसिड फिर हमारे शरीर में चला जाता है। तो ऊपर से हमें एसिड नहीं लेना है, ऊपर से हमें केमिकल नहीं लेना हमारे शरीर में। तो वही एसिड जब हमारे खून में चला जाता है तो वही एसिड बाहर निकलने की कोशिश करता है। जब वो बाहर निकलता है तब इंसान को कैंसर हो जाता है। तो कैंसर से बचना बहुत आसान है, सिर्फ आपको केमिकल नहीं खाना है। तो केमिकल में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि रिफाइंड ऑयल भी केमिकल है। आपको अगर आपके घरों में देख लेना कि 150-200 रुपए का तेल मिलता है, बहुत बड़े बड़े कंपनियां हैं, टेलीविजन पे मार्केटिंग करते हैं, ठीक है नहीं। पहले हम कच्ची घानी का इस्तेमाल करते थे। कोलेस्ट्रॉल उन्होंने मार्केटिंग भी ऐसी की कि आप पारंपरिक जो ऑयल खाते हो, तेल खाते हो, उसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार के होते हैं, एक बैड और एक गुड। तो मूंगफली खाने से हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती थी, मूंगफली का ऑयल खाने से हमें कोई दिक्कत नहीं थी, तिल का ऑयल खाने से हमें कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है नहीं। सनफ्लावर का ऑयल खाने से हमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो पुराने जमाने में ये सारे ऑयल्स हमें पहले ही मिलते थे कि ऊपर से पीनट डाल दो और वो मशीन घूमता रहता था, लकड़ी की मशीन रहती थी, बहुत सारे मेरे गांव में भी थी, अभी भी है, और उसको बैल घुमाते थे या इंसान भी घुमाते थे। तो ऊपर से मूंगफली डाली और नीचे से तेल हमें मिल गया। तो ये हो गया फिजिकली रिफाइंड। केमिकली रिफाइंड हमें इस्तेमाल नहीं करना है। ऑयल कैसे बनते हैं, इतने जबरदस्त हानिकारक है हमारे शरीर के लिए ऑयल, रिफाइंड ऑयल। तो मूंगफली का रेट अभी मार्केट में अगर देखेंगे तो 130 रुपए केजी है मूंगफली, और आपको ऑयल मिल रहा है 150 रुपए केजी। कैसे पॉसिबल है? सनफ्लावर का भी देख लेना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब 1 किलो हम मूंगफली लेते हैं तो उसमें से 250 से 300 ग्राम हमें तेल मिलता है। तो जब 500 रुपए का मूंगफली लेंगे तो हमें 1 लीटर तेल मिलता है। तो कंपनी 500 रुपए का तेल मूंगफली ले बनाने के लिए लेगी क्या? कौन सी भी कंपनी 150 रुपए खुद का घाटा करेगी क्या, और हमें 150 रुपए में देगी क्या ऑयल? तो हमें हमारे अभी पैसे दे तो भी चलेगा, लेकिन भविष्य में वो पैसे आपका बचेगा। रोग होने से हमें जो भी बीमारियां होती है उसमें हमारा जीवन भी चला जाता है, और हमने जो भी पैसे कमाए हैं वो सारे पूंजी भी हमारी चली जाती है रोगों को ठीक करते करते। लेकिन हमें रोग नहीं होना चाहिए, इसके लिए प्रयास करना है। अगर आप आज से कच्ची घानी का ऑयल इस्तेमाल करोगे, फिजिकली रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करोगे, हाथ से बनाया हुआ, तो आपको रोग होंगे ही नहीं, उल्टा वो हेल्दी है, ठीक है। जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, मूंगफली का ऑयल हो गया, तिल का ऑयल हो गया, ये सब हेल्दी चीजें हैं, तो हमें क्यों केमिकल खाना है? दूध का भी वैसे होगा, हिंदुस्तान में अभी दूध ही नहीं मिलता ओरिजिनल, जितना प्रोडक्शन क्षमता है उससे भी ज्यादा हमारा हिंदुस्तान में दूध मिलता है, क्योंकि गाय नहीं है। हमारे जो पहले गौ माता थे, देसी गौ माता, वो है ही नहीं अभी किसी किसान के पास। सारे गाय गौ माता हो गए हाइब्रिड, HF गाय हो गए, ठीक है, हाइब्रिड गाय हो गए। तो 127 लीटर दूध देने वाली गौ माता है बेंगलोर में, और देसी गौ माता है 3, 4, 5, 6 लीटर दूध देने वाली। तो उस 127 लीटर दूध का दर्जा क्या होगा, यानी उसमें विटामिन्स होंगे, न्यूट्रिशन होंगे, मिनरल्स होंगे? बिल्कुल नहीं, वो तो ऑलरेडी केमिकल से बनी हुई है। तो हमें दूध जो हिंदुस्तान में मिलता है उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, केमिकल है। क्यों? क्योंकि कोई भी किसान
अभी के जो दिन है उसमें गौ माता को जंगल में जाके कोई भी नहीं चराता। पहले के जमाने में जंगल में जाते थे सारे गौ माता, सारी वनस्पतियां खाती थी, उनका दूध अमृत माना जाता था। लेकिन अभी कोई भी किसान सिर्फ बिजनेस के लिए गौ माता होने लगे हैं, उनको चारा भी केमिकल का ही देते हैं। ऐसे ऐसे चारा है कि 20-20 फुट चारा बढ़ जाता है उनका। अगर आपने एक बार कट किया, उनको यूरिया सम्राट केमिकल दे दिया, खाद दे दिया, तो वो बढ़ जाता है तुरंत 1 महीने के अंदर ही। अच्छे से पानी दे दिया तो 20 फुट वापस बन जाता है। तो किसान को भी कष्ट नहीं है, तो किसान वही काट के चारा जो केमिकल से बना है वही गौ माता को दे देगा। एक तो गौ माता ऑलरेडी केमिकल से बनी थी, इंजेक्शन से बनी थी, हाइब्रिड गौ माता, वो खा भी रही है केमिकल, तो वो दूध यानी अमृत थोड़ी देगी वो, तो वो दूध भी केमिकल ही है। तो केमिकल से बचना है। हमारे शरीर में भोजन ही जाना चाहिए, अगर केमिकल हो गया तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो उसके बाद जैसे कि मूंगफली होती है या सीड्स होते हैं या दालें होती है या राइस होता है, तो उसको पॉलिश किया हुआ नहीं लेना है। पॉलिश किए हुए कोई भी चीज हमें नहीं लेनी है, ठीक है नहीं? खाने में कलर नहीं डालना। हाँ, तो ये सारी चीजें हमें सीखनी है। तो जैसे कि काढ़े का नाम है एंटी कोल्ड काढ़ा, यानी सर्दी बुखार छोटों से लेकर बड़ों तक हो जाती है। तो ये इजीली आप घर पे बना सकते हो। तो एंटी कोल्ड काढ़े में आप लिख लेना कि इसमें आपको लेना है दालचीनी, 2 से 3 दालचीनी, 4 से 5 हरी इलायची, 3 से 4 ब्राउन इलायची यानी बड़ी इलायची। बड़ी बड़ी इलायची होती है ना काली, तो 3 से 4 बड़ी इलायची लेनी है। 3 से 4 से 5 लवंग लेना है। 4 से 5 काली मिरी लेनी है, यानी ब्लैक पेपर लेना है। 2 से 3 तेज पत्ते लेने हैं बड़े बड़े। स्टार फूल 1 से 2 स्टार फूल लेना है 1 से 2। जोवित्री लेनी है 1 से 2। अदरक लेना है 2 ग्राम अदरक। और मुलेठी लेना है 2 ग्राम। मुलेठी लेनी है माता जी, मुलेठी लेना है 2 ग्राम। और तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हो आप इसमें 15 से 20, ठीक है नहीं? अगर आपके गले में खराश है तो उसमें 1 चम्मच हल्दी भी डाल सकते हो। सर्दी भी है, खांसी भी है, गले में खराश भी है, तो 1 चम्मच हल्दी भी डाल सकते हो। तो ये हो गया आपका एंटी कोल्ड काढ़ा। तो कैसे बनाना है काढ़ा? 3 ग्लास पानी लेना है, उसको उबालना है और इसका 1 ग्लास छान के फिर उसको पीना है। 3 ग्लास पानी लेना है। तो इसमें क्या करना है कि जैसे दिन में 3 बार इसको पीना है। 5 घंटे का बीच में गैप रखना है। अगर आपने सुबह पिया उसको तो शाम को उसको 5 घंटे के बाद फिर पीना है, या दोपहर को पीना है 5 घंटे के बाद। तो ये दिन में आप 3 से 4 बार इसका सेवन कर सकते हो, क्योंकि सारे मसाले हैं ना, तो अपना बॉडी गर्म हो जाएगा। तो एक ही दिन में आपकी सर्दी ठीक हो जाएगी। ऑफिस में जाते हो तो एक थर्मस में आप लेके चले जाना बना के, घुट भी पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पीने में भी बढ़िया लगता है, मीठा लगता है, सारे मसाले हैं, ठीक है ना? इसमें आपको आप गुड़ डाल के भी ले सकते हो। चाय बन जाएगी आपकी, मसाला टी बन जाएगी। गुड़ हो गया, मीठा गुड़,
वो भी आपको ऑर्गेनिक ही लेना है। उसके बाद ज्वर नाशक यानी जिनको एंटी फीवर काढ़ा बोलते हैं, एंटी फीवर काढ़ा, एंटी फीवर यानी जिनको बुखार आ गया उनके लिए। तो इसमें आपको क्या करना है कि रेडीमेड ज्वर नाशक काढ़ा आपको मिलता है पतंजलि का, उसको आपको यूज करना है। ज्वर नाशक काढ़ा, ज्वर नाशक काढ़ा। उसके बाद आपको कफ है, ठीक है नहीं, सर्दी है, खांसी है, उसके साथ कफ भी है, तो घर में आपको च्यवनप्राश बनाना है। तो उसमें कफ के लिए, कोल्ड कफ के लिए या ड्राई कफ के लिए सबसे अच्छी चीज है, उसमें आपको लेना है 2 चम्मच पंचकोल चूर्ण। कितना भी बड़ा कप हो, पंचकोल चूर्ण, और कितने भी बड़ी खांसी हो, वो पंचकोल चूर्ण, ये चूर्ण आपका दूर कर लेगा। तो पंचकोल चूर्ण लेना है आपको 2 चम्मच। दालचीनी, अर्जुन दालचीनी चूर्ण लेना है 2 चम्मच। और श्वासानी प्रवाही, श्वासानी प्रवाही स्वरस, ये लेना है आपको 2 चम्मच। श्वासानी प्रवाही स्वरस। अगर श्वासानी प्रवाही स्वरस नहीं है तो 2 चम्मच आप हनी डाल सकते हो, यानी मध डाल सकते हो। तो कितनी भी खांसी हो, एक दिन में ठीक हो जाएगी आपकी। कितनी भी सर्दी हो, एक दिन में एंटीकोड काढ़े से ठीक हो जाएगी, खांसने की जरूरत ही नहीं है। जिनको सालों पुराना कफ है वो भी ठीक हो जाएगा। तो जिनको खांसी है, जिनको कोल्ड है, जिनको गले में खराश है, जिनको शरीर में कफ है, उनके लिए ये सबसे अच्छा चूर्ण है। इसको अच्छे से मिक्स करना है, फिर उसको आप दिन में 3 बार खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दिन में 3 बार खा सकते हो। ठीक है, तो आपको भी दे देंगे पंचकोल चूर्ण। पंचकोल चूर्ण दे देना इनको ज्ञानेश्वर। तो कितने भी खांसी हो, कितना भी कफ हो, जिनको 20-25 साल पुराना भी कफ है तो भी ठीक हो जाता है, ठीक है नहीं। तो आगे लिखना GKC काढ़ा। GKC काढ़ा यानी जिनको डायबिटीज है, डायबिटीज कंट्रोल रखनी है, जिनको वेट कम करना है, जिनको पतला होना है, जिनको वेट कम करना है, ओबेसिटी कम करनी है, ठीक है ना, ओबेसिटी के प्रॉब्लम्स कम करने हैं, जिनको तरुण होना है, यंग होना है, ये उनके लिए काढ़ा है। तो काढ़े का नाम है GKC। GKC काढ़ा। तो इसमें गिलोय लेना है आपको 5 ग्राम, 5 ग्राम गिलोय लेना है। 3 ग्राम चिरायता लेना है और 3 ग्राम कुटकी लेनी है। चिरायता वनस्पति होती है, आप पतंजलि स्टोर में, मेडिकल पतंजलि के जो भी स्टोर से, उसमें आपको ये सारे वनस्पति आपको मिल जाएंगे। कालमेघ, कुटकी, अगर कुटकी नहीं तो कालमेघ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। गिलोय 5 ग्राम, चिरायता 3 ग्राम और कुटकी 3 ग्राम। ये वेट कम करने के लिए, डायबिटीज नॉर्मल रखने के लिए, ओबेसिटी कम करने के लिए ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। गिलोय 5 ग्राम, चिरायता 3 ग्राम और कुटकी 3 ग्राम। और सर कालमेघ जो बोला, कालमेघ, अगर कुटकी नहीं तो कालमेघ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
कुटकी ही लेनी है, अगर कुटकी नहीं है तो काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आपको एंटी डायबिटीज काढ़ा, एंटी डायबिटीज काढ़ा, जिनको डायबिटीज के प्रॉब्लम्स है उनके लिए काढ़ा है। उसमें आपको लेना है गिलोय, एंटी डायबिटीज काढ़ा गिलोय लेना है 2.5 ग्राम। गिलोय आपको लेना है 2.5 ग्राम। चिरायता लेना है 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम। कुटकी लेनी है 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम कुटकी लेनी है। और कटेली लेनी है 2.5 ग्राम। कटेली 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 लेनी है आपको 2.5 ग्राम। तो ये हो गया आपका एंटी डायबिटीज काढ़ा। 3 गिलास पानी, 1 गिलास उसको बनाना है। काढ़ा सिंपल है, 3 गिलास पानी लेना है और 1 गिलास उसको बनाना है, छान के गरम गरम उसको पीना है। जो जैसे कि जो भी ट्रीटमेंट्स यहाँ पे होते हैं, जो भी काढ़े आपको दिए जाते हैं तो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में दिए जाते हैं। तो डॉक्टर्स के राय लेके ही आपको ये काढ़े दिए जाते हैं। तो घर पे जैसे कि अगर आपका कोई रिश्तेदार है, उनको डायबिटीज का प्रॉब्लम है या डायबिटीज के प्रॉब्लम नहीं है, तो ये डायबिटीज के काढ़े उनको नहीं देना है, ठीक है नहीं। तो डॉक्टर्स की राय लेके ही सारी चीजें हमें करनी है। और आगे कि जैसे कि जूसेस कैसे बनाते हैं, तो जूसेस में बहुत सारे जूसेस हैं, हर रोगों के लिए अलग अलग जूसेस हैं। तो जैसे स्किन जूस के प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे स्किन जूस है यानी स्किन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए स्किन जूस दिया जाता है। तो उसमें आपको जैसे किसी इंसान को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन के प्रॉब्लम्स है, चेहरे के ऊपर ब्लैक स्पॉट है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा जूस है। तो ये जूस कैसे बनाते हैं आप लिख लेना, स्किन जूस। तो उसमें आपको लेना है गाजर, 2 गाजर लेना है, 1 लौकी, लौकी का ऑप्शन, फिर आप ककड़ी ले सकते हो, खीरा। तो जैसे कि आपको स्किन जूस में लेना है 2 गाजर, 1 लौकी, 1 ककड़ी, 4 से 5 एलोवेरा जूस, 4 से 5 चम्मच एलोवेरा जूस और 3 से 4 चम्मच गिलोय सोरस। तो आपको जो भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है ये आपके जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। एलोवेरा जूस 4 से 5 चम्मच और गिलोय सोरस 4 से 5 चम्मच, गिलोय सोरस 4 से 5 चम्मच। उसके बाद जैसे कि एंटी हेयर फॉल, जिनके बाल झड़ जाते हैं, महिलाओं में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। एंटी हेयर फॉल जूस कैसे बनाते हैं, बालों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। गिलोय सोरस 3 से 4 चम्मच गिलोय सोरस। वो आपको रेडीमेड स्टोर में मिल जाएगा, पतंजलि के कोई से भी, वहां से आप ले सकते हो। तो उसके बाद एंटी हेयर फॉल जूस, यानी बाल झड़ रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं या बाल कम हो रहे हैं, उसके लिए सबसे अच्छे जूस है। तो इसमें आपको लेना है 2 ग्राम अदरक, 2 ग्राम हल्दी, 10 से 15 पत्ते पुदीना के, 10 से 15 पत्ते धनिया के, 10 से 15 पत्ते
करी लीव्स यानी कड़ी पत्ता के 10 से 15 पत्ते पालक के, एक अनार, 10 से 15 पत्ते पालक के, 10 से 15 पत्ते पुदीना, 10 से 15 पत्ते करी लीव, 10 से 15 पत्ते धनिया, 10 से 15 पत्ते पालक के। उसके बाद एक ऑरेंज यानी संतरा, एक अनार, पोमीग्रेनेट। उसके बाद मेथी दाना पाउडर 1 चम्मच, व्हीट ग्रास पाउडर 1 चम्मच, कलौंजी पाउडर 1 चम्मच, मेथी दाना पाउडर 1 चम्मच, व्हीट ग्रास पाउडर 1 चम्मच, कलौंजी पाउडर 1 चम्मच, कलौंजी पाउडर 1 चम्मच और प्याज के सीड्स की पाउडर 1 चम्मच। प्याज होता है ना, प्याज, हाँ, ओनियन सीड्स पाउडर 1 चम्मच। कलौंजी अलग होती है और प्याज अलग होता है। प्याज सीड्स पाउडर, हाँ। तो ये सारी चीजें आपको इसका जूस बनाना है और इसमें आपको आंवला जूस भी डालना है 2 से 3 चम्मच। अगर आपके पास भृंगराज के पौधे हैं तो उसके भी आप 10 से 15 पत्ते ले सकते हो। भृंगराज के भी आप 10 से 15 पत्ते इसमें डाल सकते हो जूस में। तो ये होगा आपका एंटी हेयर फॉल जूस। जूस के बाद अगर जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको आपको उसमें दही मिक्स करके आपके बालों को लगाना है। तो ये होगा आपका एंटी हेयर फॉल पैक। पैक लगाने के बाद आपको 45 मिनट धूप में बैठना है। यानी आपने जूस भी निकाला, उसका जो वेस्ट मटेरियल है उसमें दही हमने ऐड किया और वो हमें बालों को भी लगा दिया। तो आपको आपका एंटी हेयर फॉल पैक भी बन गया। उसको 45 मिनट आप लगा के धूप में बैठ जाएगा। उसके बाद फिर आप उसको वॉश कर सकते हो, बालों को वॉश कर सकते हो। उसके बाद है एंटी कैंसर जूस। एंटी कैंसर जूस आप लिख लेना, एंटी कैंसर जूस। तो कुकिंग का रेसिपी नहीं बताना। कुकिंग का भी आज बता देंगे आपको, थोड़ा सा समय है। तो उसके बाद कल ले लेंगे, नहीं तो फिर क्लास। हाँ, कल आओगे आप सभी लोग? हाँ, ठीक है। आपका डिस्चार्ज है तो कोई दिक्कत नहीं है। खाना बनाना बहुत इजी है, ठीक है। तो जैसे कि एंटी कैंसर जूस बताने के बाद में खाना कैसे बनाते हैं वो 5 मिनट में आपको बता दूंगा। तो एंटी कैंसर जूस में आपको लेना है अदरक 2 ग्राम, हल्दी 2 ग्राम, गाजर 1, बीट 1, व्हीट ग्रास पाउडर 1 चम्मच, एलोवेरा जूस 2 से 3 चम्मच और गोंदन अर्क 30 ml। व्हीट ग्रास पाउडर 1 चम्मच, एलोवेरा जूस 2 से 3 चम्मच और
गोधन अर्घ 30 ml। तो जैसे कि माता जी ने अभी पूछा कि खाना कैसे बनाते हैं, तो सात्विक भोजन बनाना बहुत सिंपल है। तो कोई भी आप सब्जी बनाते हो या सूप बनाते हो, तो उसको पहले सब्जियों को क्या करना है, पानी में रखना है। तो उसके ऊपर का जो भी केमिकल है वो पूरा निकल जाएगा। आधे पौन घंटा पानी में उसको भिगा देना और उसमें नमक डाल देना, 3-4 चम्मच नमक डाल देना। तो जो भी केमिकल है उसके ऊपर का वो सारा केमिकल निकल जाएगा। तो जैसे सूप कैसे बनाते हैं, सूप बनाने के लिए जैसे गाजर का सूप है, तो गाजर अच्छे से आपने पहले उसको आधा पौन घंटा पानी में रखा था, उसको फिर बाहर निकालो, दूसरे पानी से उसको वॉश करो। गाजर को धोने के बाद उसको कट करो, कट करने के बाद एक पतीले में उसको बॉईल करना है। जो पानी आप उसको उसमें डालेंगे वही पानी आपको सूप में भी डालना है। तो जैसे एक पतीला आपने लिया, पानी डाला, गाजर कट करके उसमें डाल दिए, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दो। जितना आप सेंधा नमक पहले डाल दोगे उतना ही वो जल्दी गाजर पक जाएंगे। तो गाजर आपको 50% ही बॉईल करना है, ज्यादा बॉईल नहीं करना है। तो जैसे बॉईल हो जाएगा 5 मिनट में, तो 5-6 मिनट में बॉईल हो जाता है। तो बॉईल करने के बाद उसको गाजर को बाहर निकालना है। सिर्फ गाजर को एक छाननी का इस्तेमाल करो, गाजर को बाहर निकालो, उसमें मिक्सर में उसकी पेस्ट कर लेना। पेस्ट करने के बाद उसको छान के उस पानी में डालना है जिस पानी में आपने उसको बॉईल किया है। तो यानी क्या, कोई भी जैसे फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है या सीड है यानी बीज है, जब हम उसको बॉईल करते हैं ना, तो उसके अंदर ऐसे जीवन सत्व होते हैं कि वो पानी में मिक्स हो जाते हैं हीट के वजह से। तो पानी में भी आपका जीवन सत्व है, वो फेंक के नहीं देना है, वो हमें हमारे शरीर के लिए चाहिए। तो इसलिए वो पानी हमने रखा है। तो पेस्ट करने के बाद उसको छान के उस पानी में डाल दो जिस पानी में आपने बॉईल किया था, गाजर बॉईल किए थे। बॉईल उसको फिर धीरे धीरे पका देना। तो धीरे धीरे उसको फेस आना चालू हो जाएगा, यानी क्या कि उसके ऊपर फेस आना चालू हो जाएगा। फिर वो फेस हल्के से आपको निकाल देना है सारा ऊपर का। आपका सूप रेडी हो गया। इसमें कोई भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। ऊपर से थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए हरा धनिया डाल सकते हो और थोड़ा सा हल्का सा जीरा पाउडर डाल सकते हो टेस्ट के लिए। बहुत बढ़िया सूप बन जाएगा आपका। और हर वेजिटेबल्स का आप सूप बना सकते हो इससे, हर फ्रूट का भी सूप बना सकते हो इससे। सिंपल है, टेस्टी भी और हेल्दी भी। ये हो गया सूप बनाने का। आगे है जैसे कि सब्जियां कैसे बनानी है। तो जैसे लौकी की सब्जी हमने बनानी है, तो उसको भी पहले पानी में रखो आधे पौन घंटे में, उसमें नमक डालो। नमक डालने के बाद फिर उसको बाहर निकालो, अच्छे से वॉश करो, फिर उसको उसके छिलका निकालो। छिलका निकलने के बाद उसको कट करो। तो सात्विक सब्जियां आपको अगर बॉईल करके बनानी है तो उसको क्या करो, हल्का उसको पानी में बॉईल करो। जैसे हमने सूप किया था गाजर का सूप, तो पानी में बॉईल करते टाइम नमक डालना है, सेंधा नमक। तो 50% उसको बॉईल करो। बॉईल करने के बाद वो पानी से उसको छान के बाहर निकालो। वो पानी में रखना है, वो पानी फेंक के नहीं देना है। तो उस निकाले हुए लौकी को हमें क्या करना है, उसको तड़का देना है। तो तड़का कैसे देना है, तड़के में कढ़ाई ले लो, फ्राई पैन ले लो, उसमें पहले घी डालो। घी डालने के बाद 2 से 3 चम्मच घी डाल दो। घी डालने के बाद आपको डालना है हल्दी। हल्दी डालो, पहले डालना है जीरा, फिर हल्दी और थोड़ा सा हींग। तो जैसे जिनको एसिडिटी होती है तो हींग का इस्तेमाल करो, हींग से एसिडिटी नहीं होती। हींग
शरीर को शांत करता है, यानी अपनी अग्नि को शांत करेगा हींग का। तो हींग का इस्तेमाल करो। आप दाल में भी हींग का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे तुअर की दाल आप खाते हो ना, तो तुअर के दाल के वजह से बहुत पित्त बढ़ता है, यानी अग्नि बढ़ती है, एसिडिटी बढ़ता है, तो उसमें हींग डाल देना थोड़ा सा। उसके बाद तड़का आपको देना है। तड़के में घी डालना है, घी के बाद जीरा, जीरे के बाद हल्दी, हल्दी के बाद हींग, हींग के बाद नमक। नमक को भी आपको तड़का देना है। नमक को भी पकाना बहुत जरूरी है। अगर आप ऊपर से नमक खाते हो तो वो सीधा हमारे शरीर को लगता है, तो शरीर को नहीं लगाना है हमें। तो उसमें जो भी आपने बॉईल की हुई लौकी है उसमें डाल दो और उसको हल्के से मिक्स कर देना है, तो आपकी सब्जी तैयार हो गई। अगर आपको पतली सब्जी चाहिए तो उसमें से थोड़ा सा लौकी निकालो, मिक्सर में ग्राइंड करो, और जो पानी आपने बॉईल किया था लौकी का, लौकी के साथ जो पानी आपने रखा था वो वही पानी उसमें डाल देना। थोड़ा सा पानी उस कढ़ाई में या फ्राई पैन में डाल देना, तो पतली सब्जी हो जाएगी। तो बहुत आसान है खाना बनाना, सभी भोजन ऐसे ही बनाने हैं, ठीक है नहीं। तो करेला की सब्जी हो गई, स्टफ करेला की सब्जी हो गई, और जो भी आपको जानकारी चाहिए तो स्वास्थ्यम संदेश करके यूट्यूब पे चैनल है, स्वास्थ्यम संदेश, SWASTHYAM, स्वास्थ्यम, और आगे संदेश, SANDESH, मेरा नाम है संदेश। हाँ, तो जो भी भोजन कैसा करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस रोग में क्या खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि आयुर्वेदा में 3 मुख्य प्रकार के रोग है, कफ, पित्त और वात। ये छोड़ के कोई भी रोग नहीं होता। आपको पता है कैंसर क्यों होता है? कैंसर होने का रीजन है एसिड, अम्ल, पित्त, अग्नि। जब हमारे शरीर में ये सबसे ज्यादा हो जाएगा तो हर बीमारी होती है, जैसे स्ट्रोक आना, पैरालिसिस होना, पार्किंसंस होना, या हार्ट अटैक आ जाना, आंखों के प्रॉब्लम्स, बालों के प्रॉब्लम्स, पेन, शरीर में हमारे पेन है, बॉडी पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, ये भी सारे सिर्फ हमें अग्नि के वजह से होते हैं। जैसे अग्नि बढ़ जाती है खून में तो खून गाढ़ा बनना चालू हो जाता है, तो खून गाढ़ा हो जाएगा तो हृदय को खून नहीं जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा, घुटने को खून नहीं जाएगा, जम जाएगा वो कहीं पे भी। अगर घुटने को खून नहीं गया तो नी पेन भी चालू हो जाता है। तो हर बीमारी हम भोजन से ठीक कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी देखने के लिए आप स्वास्थ्यम संदेश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तो शेयर कर लेना, लाइक कर लेना, बेल आइकॉन बटन प्रेस कर देना। इंस्टाग्राम पे भी है स्वास्थ्यम संदेश, आप एक बार वापस लिखे लेना, स्वास्थ्यम संदेश, आगे लिख लेना आत्मबोध, तो आपको जल्दी ऊपर ही आ जाएगा। स्वास्थ्यम संदेश आत्मबोध। अगर किसी को नहीं मिलेगा तो मुझे बता देना, तो मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। तो मेरा नंबर भी ले लेना, कभी किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो गया तो कॉल कर लेना 9373833082। तो कोई भी प्रॉब्लम्स अगर है, जैसे अपने रिश्तेदार है, अपने दोस्त हैं, आजू बाजू के लोग हैं, लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स है,
लोग 30-30, 40-40 साल केमिकल्स खाते हैं, यानी डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ये बीमारियां कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं करता। डॉक्टर कोई भी बीमारी ठीक नहीं करता। अगर आप डायबिटीज लेके जाओगे ना तो डॉक्टर आपको एक टैबलेट देगा, 1 साल के बाद 4 टैबलेट दे देगा, 5 साल के बाद इंसुलिन लेने बोल देंगे डॉक्टर्स और ऊपर हाथ ऊपर कर लेंगे। हमारे बस की बात नहीं है, आपको ऐसे ही रहना है। तो हमें हमारी लाइफस्टाइल सुधरनी है, तब हम रोग ठीक कर सकते हैं। कोई भी रोग इतना बड़ा नहीं है। जैसे लीवर ट्रांसप्लांट बोला है, किडनी ट्रांसप्लांट बोला है, या नी रिप्लेसमेंट बोला है, नाक की हड्डी का ऑपरेशन बोला है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का ऑपरेशन है, फ्रोजन शोल्डर का ऑपरेशन है, या बैक पेन का ऑपरेशन है, साइटिका का ऑपरेशन है, तो कोई भी ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। ये सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं। हमारे शरीर में हम सारा कुछ रीजनरेट कर सकते हैं, लेकिन सही रास्ता पता होना चाहिए, सही मंजिल हमें पता होनी चाहिए। तो जैसे कि रोगों में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ये 2 शब्द है आयुर्वेदा में, पथ्य और अपथ्य। पथ्य यानी क्या कि आपको उस रोगों में क्या खाना है। अगर आपको किडनी के प्रॉब्लम्स है, आपने टोमेटो के बीज खाए, गेहूं खाए, या भिंडी खाई, भिंडी के बीज खाए, अमरूद के बीज खाए, तो वो किडनी के प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉब्लम्स होना चालू हो जाएंगे, वो डाइजेस्ट ही नहीं कर सकेंगे। लीवर का भी वैसे ही है, लीवर के भी प्रॉब्लम्स है। तो भोजन हमें एकदम हल्का लेना चाहिए कि वो 3 घंटे के अंदर ही डाइजेस्ट होना चाहिए, तब ये प्रॉब्लम्स जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो पथ्य अपथ्य फॉलो कर लेना और हमेशा निरोगी और स्वस्थ रहना। अगर कोई भी आपको दिक्कत आ गई तो कॉल कर लेना, हम आपके सेवा के लिए हमेशा हाजिर हैं। हाँ, ये आप नहीं, तो बॉडी अगर गर्म हो जाती है तो उसको ठंडा करने के भी काढ़े है ना। आप सौंफ खा सकते हो, सौंफ का पानी पी सकते हो, दही खा सकते हो, छाछ पी सकते हो, बेल का पानी पी सकते हो, ठीक है नहीं। तो जैसे हमारी प्रकृति है वैसे ही हमें भोजन करना है। अगर शरीर में अग्नि तेज है तो हमें भोजन ही ठंडा लेना है। तो शरीर में अग्नि तेज होगी नहीं, पित्त बढ़ेगा ही नहीं, एसिड बढ़ेगा ही नहीं। अगर कफ है तो हमें ऐसा भोजन लेना है कि वो कफ ठीक हो जाए भोजन से, ठीक है नहीं। तो ओम जी प्रणाम। तुमचं कार्ड असेल ना?